हे गाइस, वेलकम टू हिमसीकर करियर पॉइंट। तो हिमसीकर करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इकोनॉमी की सीरीज़ को। तो यह हमारा पहला वीडियो है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र जो है मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। वहीं अर्थव्यवस्था की बात करें तो देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का जो समन्वय है वह अर्थव्यवस्था है। हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को, तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें नंबर 1 है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र को, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों का उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां पर हम प्राकृतिक संसाधनों का उत्पाद करते हैं वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले है कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन आदि सभी जो है प्राकृतिक हम कह सकते हैं संसाधन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की, तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र में हमने देखा कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का हम उत्पाद के रूप में प्रयोग कर रहे थे, वहीं द्वितीयक क्षेत्र में हम जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उनको कच्चे माल के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो यह आता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन हम कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति आदि, ठीक है। अगला है तृतीयक क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसमें निम्नलिखित आर्थिक क्रियाएं शामिल होती है। तो प्रश्न आता है कि भारत जो है इनमें से निम्न में से किस क्षेत्र में अत्यधिक निर्भर है। तो भारत जो है तृतीयक क्षेत्र में सबसे अधिक निर्भर है। तृतीयक क्षेत्र में आते हैं व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, संचार तथा भंडारण, वित्तीय सेवाएं, बैंक, बीमा और रियल एस्टेट, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा तथा अन्य सेवाएं। अगला टॉपिक देखते हैं। तो अब हम करेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो विश्व में अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है। विभिन्न अर्थव्यवस्था को भिन्न भिन्न मापदंडों के अनुसार यहाँ पर क्या करा गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले आता है वर्गीकरण के अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो हम अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत कर रहे हैं किस आधार पर, तो यहाँ पर देखेंगे राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किसी निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हम साधारण शब्दों में कहें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर निजी स्वामित्व का अधिकार होता है और वस्तु एवं सेवाओं का उत्पाद निजी लाभ के लिए यहाँ पर किया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब इसमें है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे उदाहरण जो है कौन है अभी वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ब्रिटेन है और जापान है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन ने 1776 में प्रस्तुत की गई, ठीक है। ये यहाँ पर इतना जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें कि यह पुस्तक याद करें कि द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। यह पुस्तक है एडम स्मिथ की और जो 1776 में जो है प्रस्तुत की गई थी।
यहाँ पर है कि एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की नीति अपनाए जाने का समर्थन किया था। ठीक है, अगला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषता होती है हम यहाँ पर देखेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निम्न विशेषता होती है। नंबर 1, निजी संपत्ति का अधिकार। नंबर 2, अधिकतम लाभ का उद्देश्य। आर्थिक स्वतंत्रता। प्रतियोगिता की स्थिति। मांग और पूर्ति का महत्व। वस्तुओं एवं सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता। और राज्य सरकार के हस्तक्षेप का अभाव। ठीक है, तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है वह क्या होती है, निजी स्वामित्व पर आधारित होती है। इस कारण यहाँ पर जो है राज्य या केंद्र सरकार का कोई भी क्या है, हस्तक्षेप नहीं हो पाता है। अगला है समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, तो राज्य अर्थव्यवस्था का विचार जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि राज्य अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। राज्य अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद एवं वितरण पर राज्य का अथवा सामूहिक स्वामित्व होता है। इसमें सरकार के पास सारी शक्तियाँ मौजूद होती हैं। इसमें उत्पादन आपूर्तियों की कीमत सबका निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को सामान्यतः केंद्रीकृत नियोजन अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था के दो रूप होते हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो हम यहाँ पर अभी देख रहे थे क्या, राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था। अभी हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर निजी स्वामित्व का अधिकार होता है। वहीं हम देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को वस्तुओं एवं सेवाओं का सामान्य वितरण किया जाता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमतानुसार कार्य एवं प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार प्रतिफल अर्थात वस्तुओं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 में चीन की अर्थव्यवस्था भी सामाजिक अर्थव्यवस्था थी। कह सकते हैं साधारण शब्दों में कि सामाजिक अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था है जिसमें जो है सरकार के अंडर काम किया जाता है, या यह अर्थव्यवस्था जो है सरकार के अंदर काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सरकार के पास सारी शक्तियाँ मौजूद होती है और उत्पाद और आपूर्ति की कीमत सबका निर्णय यहाँ पर सरकार ही करती है। किसमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर विशेषता देखते हैं, उत्पादन के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, केंद्रीकृत नियोजन होता है, आर्थिक विषमताओं में कमी होती है, वर्ग संघर्ष की समाप्ति होती है और राज्य एवं सरकार की व्यापक इसमें भूमिका होती है। अब तीसरी है अर्थव्यवस्था का, हम देख रहे थे यहाँ पर क्या, राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो पहला हमने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर निजी स्वामित्व होता है। दूसरा हम देखते हैं क्या कहते हैं, समाजवादी व्यवस्था। तो समाजवादी व्यवस्था पर क्या होता है, सरकार का यहाँ पर कंट्रोल होता है। अब आखिरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो यह है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों होती है। मतलब पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का भी योगदान होता है और निजी क्षेत्र का भी योगदान होता है। ठीक है, राज्य अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का यहाँ पर विशेषता विद्यमान होती है। इसमें राज्य सरकार अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र आपस में परस्पर सहयोग के रूप में कार्य करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ आधारपूर्ण और महत्वपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकार की होती है और बाकी आर्थिक गतिविधियों को बाजार के निजी समूहों के लिए छोड़ दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को बाजारी शक्तियों अर्थात मांग की पूर्ति की स्वतंत्रता अंत क्रिया पर छोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर सरकार और निजी क्षेत्र का दोनों का योगदान होता है। अगर बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इन तीनों में से कैसी है, मिश्रित है, पूंजीवादी है या समाजवादी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें जो है सरकार का और निजी क्षेत्र का दोनों का बिल्कुल योगदान रहता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता यहाँ पर देख सकते हैं कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, मतलब दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र इसमें दोनों शामिल होते हैं। आर्थिक नियोजन होता है, सरकार की नियामक रूप से भूमिका इसमें होती है और व्यक्तिगत हर व्यक्ति को इसमें स्वतंत्रता भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे क्या क्या तर्क दिए गए हैं। तो
यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप समझ सकते हैं कि भारत में क्यों मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। राज्य सरकार के पास पूंजी और संसाधनों का अभाव है, इसीलिए क्या करा गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, सरकार और निजी क्षेत्रों का आपस में योगदान रहता है और इसी आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था एक क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगला वर्गीकरण देखते हैं अर्थव्यवस्था को, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को निम्न आधार पर बांटा गया है। नंबर 1 विकसित अर्थव्यवस्था, नंबर 2 विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है, और यहाँ पर नंबर 3 है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो हम देखते हैं भारत किस में आता है। सबसे पहले हम देखेंगे विकसित अर्थव्यवस्था। जिन देशों की अर्थव्यवस्था, यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो विश्व बैंक के अनुसार वे अर्थव्यवस्थाएं जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,000 या उससे अधिक है उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। वर्तमान में पेपर में पूछा जाता है कि विकसित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, स्विट्जरलैंड है और जापान है। ठीक है, दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वे अर्थव्यवस्था शामिल होती है जहां आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। विश्व बैंक के अनुसार इन्हें 2 उप श्रेणियों में बांटा गया है। एक है निम्न मध्य आय वर्ग अर्थव्यवस्था, जहां पर $996 से $3,895 प्रति व्यक्ति आय सकल राष्ट्रीय आय होनी चाहिए, और उच्च मध्य आय वर्ग अर्थव्यवस्था। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पर नोट है कि विश्व बैंक का यह वर्गीकरण विशेषज्ञता युक्त आंकड़ों के उपयोग एवं विश्लेषण में होता है। सामान्यतः कार्यों में विकासशील अर्थव्यवस्था शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण ब्राजील, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि हैं। ठीक है, तो विकसित देशों में आते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जापान आदि, और विकासशील देशों में वर्तमान में आते हैं ब्राजील, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका आदि। अब कुछ ऐसे देश हैं जो अल्प विकसित देश हैं, तो जिन अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचा होता है उन्हें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इनमें कुछ देश हैं, देख लेते हैं। सोमालिया है, बुरुंडी है, चाड है, नाइजीरिया है और इत्यादि है। अगला वर्गीकरण करते हैं अर्थव्यवस्था का कि विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो कृषि अर्थव्यवस्था, पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वह मतलब आज़ादी के समय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, यदि कृषि अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान 50% या इससे अधिक हो एवं लगभग इसी अनुपात में लोग आजीविका के लिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर निर्भर हो तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब किसी अर्थव्यवस्था में यदि 50% योगदान कृषि का है तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था कहेंगे। और स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था भी क्या थी, कृषि पर आधारित थी। अब यह है औद्योगिक अर्थव्यवस्था। यदि किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र का 50% यहाँ पर योगदान रहता है तो उसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। वहीं सेवा अर्थव्यवस्था, तो वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था भी सेवा पर आधारित है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का 50% योगदान होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, सेवा अर्थव्यवस्था कहेंगे। भारत में भी वर्तमान में जो है सेवा क्षेत्र का ही जो है अर्थव्यवस्था में ज़्यादा योगदान है। चीन की बात करते हैं, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में इनका ज़्यादा योगदान है। ठीक है, और चीन की अर्थव्यवस्था वर्तमान में औद्योगिक अर्थव्यवस्था है जबकि भारत की अर्थव्यवस्था सेवा अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर है शेष विश्व के साथ क्या है, अंतर संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का विभिन्न आधार पर यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर है खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होती है जो विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र होती है। वर्तमान में विश्व में लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था हैं। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि एक देश दूसरे देश के साथ आयात निर्यात कर सकता है तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। वहीं बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो बंद अर्थव्यवस्था भी अर्थव्यवस्था होती है जिसका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। मतलब वर्तमान में हम कह सकते हैं उत्तर कोरिया जो देश है उसने न किसी देश से आयात करता है न निर्यात करता है, अपने जो है देश को उसने चारों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए वह एक बंद अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं। अब अगला है नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो
पहला है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो इसमें देखते हैं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लक्षणों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक आयोजना एवं रणनीतियों का निर्माण करती है। ऐसी अर्थव्यवस्था से पहले लक्षणों का निर्धारण किया जाता है, उसके बाद उन्हें क्या करें प्राप्त करने हेतु रणनीति का निर्माण किया जाता है। भारत में पहले योजना आयोग द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजना एवं वर्तमान में नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय, 7 वर्षीय और 3 वर्षीय जो है एजेंडा भारतीय अर्थव्यवस्था के योजनाबद्ध स्वरूप के अच्छे उदाहरण हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर योजनाबद्ध नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण में भारत जो है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। वहीं इसमें दूसरा है गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जो गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो आयोजना की संकल्पना को स्वीकार नहीं करती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में प्रायतः एक निश्चित अवधि में क्या क्या आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लक्षण प्राप्त किए जाने हैं यह पूर्ण निर्धारित नहीं होता है। तो अगर नियोजन की बात करते हैं तो भारत की जो अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलती है वह है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इसमें अगला है निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था को जो है निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होती है जो अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं सेवाओं के उत्पाद में समर्थन होती है। इस अर्थव्यवस्थाओं के पर्याप्त मात्रा में पूंजी और संसाधन उपलब्ध होते हैं। ये अर्थव्यवस्था अपने नागरिकों को लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होती है। तो वर्तमान में भारत क्या है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था यहाँ पर भारत में हमें देखने को मिलती है। दूसरा है आर्थिक अर्थव्यवस्था। वे अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरी अर्थव्यवस्था पर निर्भर है उसे आश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस अर्थव्यवस्था के पास पूंजी और संसाधनों का सामान्यतः अभाव पाया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में सामान्यतः उत्पाद की उन्नत प्रौद्योगिकी का भी यहाँ पर अभाव मिलता है। तीसरा है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। वे अर्थव्यवस्था जो कुछ मामलों में एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और कुछ मामलों में क्षेत्र अन्य देश पर निर्भर करती है। ऐसी अर्थव्यवस्था परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कुछ देश में संसाधन भरपूर है लेकिन उन्नत प्रौद्योगिकी का अभाव होता है, ऐसे में वे देश अपने संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी हेतु दूसरे देश पर निर्भर है। इसी प्रकार किसी देश में उद्योग एवं सेवाओं के क्षेत्र में अत्यधिक विकसित होता है जबकि वह देश कृषि उत्पादों के लिए अन्य देशों पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण में भारत भी प्रायतः इसमें परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था में आएगी, क्योंकि वर्तमान में जो है कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आत्मनिर्भर है, क्योंकि हर देश में जो है दूसरे देश का नागरिक होता ही है और हर देश में भले ही कुछ संसाधनों की जो है भरपूर मात्रा है लेकिन कुछ संसाधन जो है विदेश से मतलब दूसरे देश से मंगाने ही पड़ते हैं। यह वर्तमान में कह सकते हैं कि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, सभी जो है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो आगे इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं और इनको मैं जो है कल की वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। ये प्रश्न देखना यूपीएससी के 2015 में पूछे गए हैं। यूपीएससी मीन्स 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। यूपीएससी मीन्स 2007 आईएएस के एग्जाम में 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। वहीं जो है आरएएस जो है रीट्स के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है और बाकी के प्रश्न यह हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न यह हैं, तो इन प्रश्नों को जो है मैं दूसरी वीडियो में आपको सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।